गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एन सी ई आर टी 7 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 5। और अध्याय 5 संबंधित है औरतों ने बदली दुनिया। इससे संबंधित आपको यह बता दें कि यह चैप्टर आपको पीटी में या कहें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, इसका मेन देंगे तो उसमें ऐसे राइटिंग में आपको काम देगा, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है एनसीईआरटी के अभ्यास से। इसलिए हमने सोचा कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी बताते चलें, पढ़ाते चलें, क्योंकि अगर इस चैप्टर को या इस अभ्यास को हम स्किप करते एज ए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगता कि बीच का जो है चैप्टर छोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें कि यह आपको मुख्य परीक्षा में जरूरी होगा, काम देगा। और साथ ही साथ यह भी आपको बता दें, यह मुख्य परीक्षा के साथ ही साथ आपके विचारों को भी प्रभावित करेगा। यह चैप्टर जो महिलाओं की स्थितियां हैं भारत में, किस प्रकार महिलाओं को देखा जाता है उसके काम के लिए, उन सब विचारों को प्रभावित करेगा। तो यह चैप्टर एज ए कंसेप्ट कहें और एक नए डायमेंशन विचार के खोलने के लिए यह आवश्यक है। और कल भी इसी से संबंधित या जुड़ा हुआ टॉपिक था, वीडियो था। तो चलिए कल का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वो देख लें। वह वीडियो या वह अध्याय आपको नारी सशक्तिकरण से संबंधित कोई टॉपिक या ऐसे लिखने को आता है तो आप उससे लिख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए गए विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो इन सब तथ्यों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और यह आपको काम देगा किसमें, मुख्य परीक्षा ऐसे में ज़्यादातर। तो कौन क्या काम करता है यह चित्र में जो है आपको बताना है। एक किसान, एक मिल मजदूर, नर्स। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आपको उस पर लेके चलते हैं। काम, अवसर और कठोर अपेक्षाएं। और इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उदाहरण इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह से काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक
सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। और यह अभी जितने तथ्य की हमने चर्चा की है, अक्सर आप लोगों के साथ यह गुजरा होगा कि लड़का है अगर कुछ इस तरह का काम कर रहा है, जैसे लड़का किसी कारणवश रोने लगा चोट लगने के कारण, तो उसे जो है उसके मित्र द्वारा चिढ़ाया जाता है कि तुम लड़के हो और रो रहे हो, लड़का कहीं रोता है। इस तरह से जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं लड़कियों को विभिन्न प्रकार के बंदिश में रखा जाता है। ये अगर आप लोग लड़की होंगे तो आप ये चीज़ देखे होंगे कि किस प्रकार जो है बाहर जाने के लिए या लेट से आने के लिए या स्कूल में, यहाँ तक कि घर में भी विभिन्न बंदिशों में रखा जाता है। वो बंदिश जो है एज ए प्रथा के रूप में, प्रचलन के रूप में कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ से आप लोग इस चीज़ को समझें और इस पर अध्ययन करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही विचारधारा जो है अगर आप तोड़ेंगे तभी जो है फिर समानता आ सकेगी। आगे देखते हैं हम लोग, परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चे, आप ये यहाँ पर एक कहानी दिया गया है, तो ये कहानी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सिखाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी
19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। हम रामसुंदरी देवी का अनुभव पढ़ सकते हैं, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। तो यह ध्यान में आपको रखना है कि अमार जीवन यह रामसुंदरी देवी द्वारा लिखा गया है और यह पहली आत्मकथा है भारत में भारतीय महिला द्वारा लिखा। एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सपना आया, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलान अपने याद किए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों को भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रामसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसा भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। तो यह आपने रामसुंदरी देवी की कहानी पढ़ी, वो किस प्रकार जो है पहले पढ़ी और लिखी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनगणना
जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में लड़कियां, स्त्रियां केवल 15% शिक्षित थी। यह 1961 की बात आ रही है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के और पुरुषों की यह संख्या 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों और तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुष का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिकाओं में विभिन्न वर्गों के उन लड़के और लड़कियों की प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां शामिल है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक कक्षा में लड़के और लड़कियां का क्या अनुपात है और टोटल योग। वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का भी प्रतिशत आप लड़के और लड़कियों का देख सकते हैं। वहीं 6 से 8 और 9 से 10 में किस प्रकार जो है वो धीरे धीरे छूटता चला जाता है। आगे देखते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिकाओं में इस बात को ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना उचित स्कूल और ना ही शिक्षा। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी स्थितियों में लड़कों को प्राथमिकता मिल जा सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्कूल जो छोड़ा जाता है, लड़के और लड़कियों में अंतर होता है, उसका क्या कारण है। यह सब जब अब नारी सशक्तिकरण या नारी से संबंधित कुछ तथ्य लिखेंगे ऐसे के रूप में तो आपको काम देगा। वहीं यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह 2014 में शुरू किया गया है। यह विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है एज ए फैक्ट्स, आगे भी पूछा जाएगा तो जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं महिला आंदोलन कौन कौन सा हुआ है जो कि महिलाओं की समानता और महिलाओं के काम में सहयोग के लिए किया गया था। अब महिलाएं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियां और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और
आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाते हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झांकियां आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अभियान जो चलाया गया है। भेदभाव और हिंसा विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून भी बने। 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़नाओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। तो यह सब कानून आपको ध्यान में रखना है कब कब दिया गया है। यह आप अगर जो अपने ऐसे में लिखेंगे तो आपको आपका ऐसे जो है औरों से डिफरेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और उदाहरण देखें। 1980 के दशक में देश भर के महिलाएं संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुर के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत का घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों आदान प्रदान की। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। आगे देखते हैं जागरूकता भी फैलाई गई। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ों, नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों तक पहुंचाती है। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे कि कानून और नीतियों द्वारा तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाती है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां और प्रदर्शन आदि और सरकारी तरीके भी अपनाती है। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। और यही कारण है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर के औरतों अपने संघर्ष के ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे जो है अभ्यास है जो कि 7 क्लास के बच्चों के लिए है। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।